जी थैंक यू सो मच कि आप सीधे शाहजहांपुर से दिल्ली आए हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। लंबी ड्राइव है, धन्यवाद कि आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपके इस पॉडकास्ट में जुड़ने का जो सौभाग्य मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी। क्या थिएटर आपका पहला प्यार है, पुराना प्यार है? ना पहला प्यार है ना आखिरी प्यार है। थिएटर से प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। मैं थिएटर से जुड़ा था, जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा। मैं इस साल भारत रंग महोत्सव में मुझे सौभाग्य मिला रंगदूत बनने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का, रंग कर्म का। और दूसरी चीज़, सिनेमा से मुझे अभिनय से प्यार है। अगर वो अभिनय के मंच अलग अलग हो सकते। मेरी शुरुआत हुई नुक्कड़ नाटकों से, फिर कहाँ? शाहजहांपुर में नुक्कड़ नाटक हुए जी, 84, 85, 86 की बात है। उसमें स्कूल के बाद? स्कूल में ही था। स्कूल में ही, तो अच्छा। पैरेलल एक कोरोनेशन आर्ट संस्था थी, उसमें मुझे मौका मिल गया था। तो कभी फिर नुक्कड़ नाटक हुए, फिर उसमें कोरोनेशन तो लखनऊ है ना? नहीं, शाहजहांपुर में। हाँ, अच्छा। और ज़रीफ मलिक आनंद जी हैं उसके संस्थापक, जो उसको बहुत सालों साल से चला रहे हैं। तो उसमें एक अमेचर आर्टिस्ट के रूप में मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। तो नुक्कड़ नाटकों में जो डर लगता था, फिर उसके बाद मंच से जुड़ने का मौका मिला, फिर अभिमंच से जुड़ने का मौका मिला, फिर उसके बाद टेलीविज़न से जुड़ने का मौका मिला, फिर 70mm से जुड़ने का मौका मिला। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी जिसका नाम था अभिनय, प्लेइंग। और वो मुझे मज़ा देता है। मैं मनोरंजन का स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं ट्रेजेडी करता हूँ या कॉमेडी करता हूँ या सीरियस दोनों करता करते हैं आप। हाँ। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये कैरेक्टर अगर एक बार मैं जी लूँ तो स्मिता जी बिलीव करिए, फिर दूसरी बार उस कैरेक्टर को मुझे छूने की इच्छा नहीं। प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे वो सेम मानसिकता का कोई कैरेक्टर अगर सुना दे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इससे बच जाऊँ, और नहीं तो फिर आइडिया खुद ही सुना के उसकी मानसिकता चेंज कर देता हूँ। पर जब भी हम अगर हमारे जहन में राजपाल यादव नाम आता है तो फिर कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक रोल्स, उसकी टाइप कास्टिंग में आप काफ़ी देर तक उसमें उलझे रहे हैं ना? नहीं, उलझे कभी नहीं रहे, क्योंकि हम लोग जब एनएसडी में थे तो बाकायदा बात करते थे कि टाइप कास्ट, ये टाइप कास्ट हो गया, वो टाइप कास्ट हो गया, वो टाइप कास्ट हो गया। तो आप सोचिए कि 99 में मुझे पहली बार फिल्म में एंट्री करने का सौभाग्य मिला। 2024 में 25 साल पूरे हुए। तो लगभग लीड, सपोर्टिंग लीड, सेकेंड और कॉमिक लीड या गेस्ट अपीयरेंस, एक सीन से लेकर 100 सीन तक सब में काम करने का मौका मिला। मुझे एंटरटेनमेंट की स्ट्रेंथ से प्यार है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है ना, वो एक हाफ सेंचुरी में मैम लगभग 500 चरित्र जीने का सौभाग्य मिल गया, अगर सब जोड़ लें कि नुक्कड़ नाटक से लेके 70mm तक। और फिर भी ऐसा लगता है कि अभी जन्म भी नहीं हुआ है। मतलब लगता है कि कला को समझने के लिए एक जन्म बहुत कम है। पर जो 70mm में चले जाते हैं फिर वो थिएटर या तो करना नहीं चाहते या फिर उससे डर जाते हैं थिएटर से, क्योंकि थिएटर में रीटेक्स नहीं होते। आप 70mm का जब 70mm फिल्म में आप करते हैं तो आपको रीटेक्स मिल जाते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ती हैं। लेकिन थिएटर में आपको एक वन टाइम हिट होता है, मतलब फिर कलाकार की रेस से भी हट जाते हैं। हाँ। अगर ऐसी ये चीज़ है कि जिस थिएटर ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है और उसमें अब उसमें रीटेक जो है, कैमरा में रीटेक होने का फ़ायदा है कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। लेकिन उसमें 2 महीने पहले रिहर्सल करने का ये फ़ायदा हो कि रीटेक करने का कोई वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो वो डर, आई थिंक हमें लगता है कि थिएटर हमारे लिए, चाहे पढ़ना हो, चाहे कोई इम्प्रोवाइजेशन हो, मैं 24 घंटे में 36 घंटे लगभग थिएटर में ही रहता हूँ, और फिल्म भी मैं थिएटर की तरह जीता हूँ। और तो मुझे लगता है कि थिएटर मेरे लिए मेरी दाई माँ है, और मेरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है थिएटर। जब भी हम थिएटर में, क्योंकि मैं मिमिक्री कर नहीं पाता। मैं स्टैंड अप में कहीं पे भी आपने देखा होगा पिछले 20-25 साल में, कहीं भी हमने,
डायलॉग एक बार याद करके सुना दिया, पब्लिक खूब मज़ा ले, लेकिन दोबारा कभी कोई बहुत जिद कर देता तो सुना देता हूँ डायलॉग, लेकिन डायलॉग भी सुनाने की कभी, क्योंकि दो तरीके की क्लास है, ए क्लास और बी क्लास, और फिर है बोलते फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। और हम फर्स्ट क्लास आज से सालों पहले जब 400 गुनी कम सुविधाएं थी, उसमें हम फर्स्ट क्लास काम देख चुके हैं चार्ली चैपलिन साहब का। तो मुझे जब फर्स्ट क्लास काम देखने की आदत पड़ गई, तो फर्स्ट क्लास काम करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर उसको। तिग्मांशु धूलिया का हमने इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर एक्टिंग चाहिए तो फिर वो सिर्फ थिएटर में है, फिल्मों में एक्टिंग नहीं होती, फिल्मों में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ एक्टिंग इज इन थिएटर। क्या आप ये समझते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। नहीं? बिल्कुल, मैं एक्टिंग को 3 डायमेंशनल समझता हूँ, और बाउंड्री, एक्टिंग की बाउंड्री बोलते हैं ना कि 7 सीज की माप है हमारे पास जो दुनिया में है। लेकिन कला है, चाहे फिल्मों की हो चाहे थिएटर की हो, जहाँ 7 समंदर की माप समाप्त होती, वहाँ से कला का उद्गम हवा में शुरू होता है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर जो है वो 13 चरित्र जीता है हर समय। अच्छा। 13। आप भी शायद, क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि हम सब एक ही थाली के अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक ही बीज के अलग अलग पत्ते हैं, कि चाहे कथाकार, कहानीकार, पत्रकार, चित्रकार, जिसमें कार लगा हुआ है, उपन्यासकार, साहित्यकार, जो तो उसमें वो लोग किसी भी तरीके से अगर आप कुछ भी करिए, लेकिन आप बीज बने रहिए, बस मेरा कहने का मतलब, अगर बीज आप बने रहेंगे ना, तो फिर चाहे सिनेमा हो, फिर चाहे थिएटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बाउंड्री आप डिज़ाइन मत करिए, आप ओपन रहिए, 3 डायमेंशनल रहिए, कि व्हाट इज़ योर पब्लिक लाइफ, व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड व्हाट इज़ योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, पब्लिक लाइफ, जब आप कहीं भीड़ आपका गहना है, भीड़ ने ही आपको पहचान दी है, तो उसमें, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप बीज हैं, और उसमें सिनेमा हो या थिएटर हो और या फिर नुक्कड़ हो, मंच कोई भी हो, हम अभिनय को प्यार करते हैं। फिर अभिनय में कट हो, किसी में रीटेक की सुविधा होती है तो किसी में रीटेक की सुविधा नहीं होती। फन और बाउंड्री बिल्कुल अलग नहीं होती हैं, अलग अलग वो होता है। आप अगर सोचने लगें कि ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत है, या वो थिएटर में ही सिर्फ एक्टिंग हो सकती है। भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र है, हजारों साल से इसकी अपनी, बोलते हैं कि कला के हम पुत्र हैं, प्रकृति अपनी नानी है। तो नानी, बोलते हैं माँ से पंगा ले लो, नानी से पंगा नहीं ले सकते। तो हम नेचर के नानी के छाते में रहते हैं, और मनोरंजन के क्राफ्ट के हम लोग स्टूडेंट हैं। मनोरंजन अपने आप में एक साइंस है। क्राफ्ट की आपने बात की ना, तो मुझे याद है, आई थिंक इट वाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसने कहा था कि जब राजपाल यादव एक्टिंग करते हैं, वो अपने आप को खुला छोड़ देते हैं बिल्कुल, मतलब देयर इज़ नो बाउंड्री नहीं है, कोई उनको रोक नहीं है, वो सटलिटी नहीं है, वो बिल्कुल ही अपने आप को इमर्स कर लेते हैं। ऐसा होता है आपके साथ कि जो भी रोल आपको मिल जाए, आप कोई बंधन में नहीं होते, आप मतलब वो रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग नहीं है, फुल ऑन एक्टिंग है? मुझे एक्टिंग एक प्ले लगता है, प्ले। नाटक की बात नहीं कर, नाटक अपने आप में एक नाटक है। प्रसन्ना जी ने, हमारे एक यूनिवर्सिटी टीचर थे, बड़ी अच्छी बात की, प्ले ऑफ योर सेल्फ, प्ले। तो प्ले में कभी, अब जैसे आप कोई भी अभिनय कर रहे हैं, आप स्लैपस्टिक कर रहे हैं, या फिर आप रियलिस्टिक कर रहे हैं, या फिर आप निहिलिज्म की तरफ कुछ कर रहे हैं, ग्रे कॉमेडी कर रहे हैं, या कॉमेडी ऑफ एरर कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कभी बहुत, जैसे टेक फॉर एग्जांपल, शब्दों में बताने से अच्छा है कि एक फिल्म थी हमारी वक्त रेस अगेंस्ट टाइम। बच्चन साहब थे और अक्षय साहब थे और प्रियंका चोपड़ा जी थी और मैं, बिग स्टार कास्ट जी। तो मेरा बिल्कुल उसमें शरीर भी नहीं हिलता है, और वो कैरेक्टर भी बहुत प्यार मिला। और एक तरफ हंगामा है,
कि मारो मारो हमको, मंदिर का घंटा समझ के रखा और साला वो कोई भागते आके तो एक वो फुल मीम बन गया बिल्कुल। तो एक तरफ फुल फिजिकल हाँ स्लैपस्टिक और एक तरफ फुल बिल्कुल कोई फिजिकल नहीं, बिल्कुल पोकर कॉमेडी। तो ये उस दोनों में ही पूरा बदन इन्वॉल्व होता है। जैसे याद है वो जाने भी दो यारों में जी। सतीशा वो डेड बॉडी है आधी जी। फिल्म में, लेकिन फुल इन्वॉल्व थे। अब लग रहा था पूरी लाश एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली यही ना इल्यूजन है। हाँ। क्योंकि हम लोग रियलिटी कोई दुनिया में कोई भी बोले सिनेमा या फिल्मों में हाँ। कि रियल इज रियल, हाँ। रियल इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, हाँ। रियल इज नॉट रियलिटी। पर आपके पास बार बार आते हैं स्लैपस्टिक करने के लिए उस फिल्म के बाद, जब आप वो घंटी के मंदिर की घंटी समझ के, उसके बाद सब लोग आपके पास वैसे रोल लेके आते होंगे? नहीं, सब वैसे नहीं तो ऐसे कैसे कर पाता है इतनी, कहाँ मैं मेरी पत्नी और वो, कहाँ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। जंगल से मेरी ओपनिंग हुई और फिर चुप चुप नहीं, के पर जब हंगामा। एक फिल्म हिट हो जाती है तो जैसे बच्चन साहब की अगर एंग्री यंग मैन हिट हो गई तो फिर सब लोग वैसे ही रोल लेके आते हैं ना कि आप यही करो। वैसे तो 2000 के बाद में, 2000 में जो हमारा जन्म हुआ, 97 में मुंबई गया, 98 99, तो उस समय मीडिया ने, न्यूज़ मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छा जन्म लिया। 3 चैनल, 9 चैनल, 10 चैनल, 300 चैनल, 3000 चैनल। तो जितनी रियलिटी परिवेश जो फिल्में थी ना, वो एक्चुअली थैंक्स टू मीडिया ने एक्सपोज करके पूरे वर्ल्ड को हाँ। एक बिल्कुल जीपीएस को बिल्कुल पन्ने पन्ने खोल के रख दिए। तो शुद्ध रूप से कॉमेडी जो जितनी भी आप पिछले 25 साल के सिनेमा देखो, तो चाहे लीडिंग एंटरटेनर है या सपोर्टिव एंटरटेनर, सब ने कॉमेडी ही की है। 90% फिल्में कॉमिक इंटरल्यूड की बनी हैं। और उसमें अगर 100 एक्टर को ने खूब बढ़िया काम किया है, और उसमें अगर मुझे भी किंग ऑफ कॉमेडी कहने का सौभाग्य मिला है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और अभी भी मैम, अगर चलो एक जैसे रोल मिलते हैं तो एक जैसे लोग रहते भी तो हैं एक मोहल्ले में। अगर एक मोहल्ले में चलिए, रिक्शा चलाने वाले से लेके और प्लेन चलाने वाले तक, और एक पान की दुकान चलाने वाले से लेके और उद्योग चलाने वाले तक, एक साइकिल की पंचर की दुकान चलाने वाले से लेके फैक्ट्री चलाने वाले तक, एक मोहल्ले में 2-4 हजार लोग होते हैं ना। अगर मैं चलो बहुत लालची हूँ कि अगले 50 साल और फिल्म करूँगा, तो एक साल में चलो 12 फिल्में कर लूँ, हर महीने एक फिल्म, जो पॉसिबल है ही नहीं। साथ कितने लोगों को टच करेंगे? हाँ, लेकिन चलो 10 फिल्मों का औसत रख लो, तो 50 दशामन 500 कैरेक्टर अगर एक मानसिकता के मिल जाए, तो एक मोहल्ले में उनको बदलने के लिए बहुत काफ़ी है। नहीं, वो तो मैं समझ गई। नहीं, जब आपके पास रोल्स आते हैं तो डायरेक्टर क्या कह के आते हैं कि मेरे पास एक फैबुलस कॉमिक रोल है, या मेरे पास एक कॉमेडी फिल्म है, उसमें आप ऐसे करिए जैसे आपने वो वाली फिल्म में किया था माला माल, या ऐसे कोई रोल सोच के आते हैं, या फिर आप बताते हैं कि मैं ये ऐसे रोल नहीं करूँगा, मैं ये वाला करूँगा? देखिए, रोल तो आप नहीं लिख सकते, रोल तो राइटर लिखता है, और डायरेक्टर उसको अपने इंटरप्रिटेशन के मुताबिक डायरेक्ट करता है। पर कभी कभी ऐसे लगता है कि आपके जो रोल्स हैं आपके लिए ही लिखे गए हैं। नहीं, हम ढल जाते हैं उसमें, सरेंडर कर देते हैं उसके आगे। तो वही खूबी है ना आपकी। हाँ, मैं तो बीज हूँ ना, मैं कहाँ कलाकार हूँ। कला का आकार समझने के लिए हम एक जीवन बहुत कम है। जितना इसके अंदर घुसते हो तो ऐसा लगता है और 7 समंदर अभी बाकी है। जैसे सिनेमा है ना, पर्दा मैम इतना कमाल का है। 5,000 करोड़ का आप सिनेमा बना दो, फिर भी 2 घंटे आप बैठोगे तो पर्दे पे कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक लगेगा कि यहाँ पे कुछ ज़रूरत है। ये इतना बड़ा सागर है, इसके नशे में इतने डूबे हुए हैं ना, तो हम बीज ही, हमें कलाकार बनने का टाइम ही नहीं है। हम तो, कोई हमें कहानी सुनाता है और हमें जब रोल बताता है, तो अगर पुराना रोल किया हुआ उदाहरण देता है कि वैसा हाँ, जेन्युइन है, हाँ, कि आप वैसा वाला है, ये उस दुनिया का कैरेक्टर है या उस एंटरटेनमेंट की बाउंड्री का है, हाँ, तो वो रोल मतलब उस दुनिया का है
लेकिन फिल्म नहीं है तो ये रोल वो नहीं है, हाँ, उसका भाई है। हाँ, तो अगर अलग भाई भाई जब जुड़वा होते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है, तो दो कैरेक्टर एक मानसिकता के कैसे हो सकते हैं। इस मामले में मैं डायरेक्टर में आई एम लकीएस्ट वन कि जिस डायरेक्टर से हमने बात की और हमेशा स्टूडेंट बन के बात की, और डायरेक्टर ने हमारा हमेशा सुझाव माना कि नहीं, हाँ ये ठीक है। हमने कहा ये इसमें किया अरे था। वाह, अच्छा। ये और बड़े डायरेक्टर्स भी मान जाते हैं? बड़े डायरेक्टर भी, क्योंकि हम लाइनें नहीं बढ़ाते, हाँ, हम बाउंड्री नहीं उनकी नहीं बनाते। बाउंड्री के अंदर, स्क्रीन प्ले डायलॉग के अंदर, डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन के अंदर हम उसी में अपने कैरेक्टर को सेम रस देने के लिए एक नई मानसिकता पेश करते हैं। अच्छा, जब बड़े एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आप सीन स्टीलर हैं, कि आप 2 मिनट के लिए भी अगर आएँ तो व्यूअर आपकी तरफ ही देखेगा, क्योंकि आप या तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा या आपकी लाइन डिलीवरी ऐसे होगी कि आप ग्रैब करते हैं। तो क्या दूसरे जो एक्टर्स फ्रेम में हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं? ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। मुझे लग रहा था कि 105 फीट 2 इंच की हाइट सबसे लंबा एक्टर मैं हूँ और सबसे बड़ा एक्टर मैं हूँ, लेकिन आपने बड़े एक्टर्स का उदाहरण दे दिया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, सब एक्टर्स की अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, और जैसे हर एनिमल की बेसिक इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग की इंस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी वॉक सेम होती है, सब अंग सेम है, लेकिन सबकी चाल, वॉक, टॉक सब कुछ अलग अलग होता है। और आई थिंक खेल की तरह लें, अगर खेल के स्टेडियम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई मतलब रेफरी बना हुआ है, अंपायर बना हुआ है, लेकिन भूमिका तो सबकी होती है। सिनेमा भी वैसा ही है। अगर आप कॉम्प्लेक्स खाओगे भी उससे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि कहानी है और कहानी में अलग अलग जो है वो किरदार हैं, और वो किरदारों का गुच्छा जो है वही एक फैमिली तैयार करता है। वो जो कॉमिक रोल करता है ना, वो सीन स्टीलर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, वो जो एक सीन मैं आपको बताऊं, वो अमिताभ बच्चन और मुखरी का जो सीन है, 6 फुट 6 इंच 4 फुट 4 इंच, उस पर जब वो डायलॉग, तुम्हारा हाइट क्या है, 4 फुट 4 इंच, मैं 6 फुट 6, जब वो बोल रहे होते हैं ना, सब मुखरी की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे। या फिर कादिर खान अगर आ जाते हैं गोविंदा के साथ, गोविंदा के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, कादिर खान के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, पर वो जब कि कादिर खान जो है वो कॉमिक रोल अदा कर रहे हैं, तो लोग कॉमिक रोल की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो देयर इन द डार्क हॉल फॉर 3 आवर्स। आप भी रिलीज चाहते हैं, तो जो बंदा कॉमिक रोल करता है उसकी तरफ नज़र ऑटोमेटिकली जाती है सीन पे। मैं शायद एक पॉइंट को ज़्यादा ही लेबर कर रही हूँ, पर मैं मेरा ये मानना है। हमारे परिवार में भी, हमारी बॉडी में भी 9 रस हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत रस। हास्य रस ना, हास्य हमारी बॉडी में बुखार पता लगता है, आपकी पेट भरा है कि नहीं भरा है वो आपको पता लगता है, लेकिन तन आपका हरा भरा है कि नहीं है, या मन आपका हरा भरा है कि नहीं है, ये आपका लाफ डिसाइड करता है। तो लाफ आपकी बॉडी का राजा रस है। लाफ्टर है तो आपकी जिंदगी में कला है और जीवन है। नहीं तो आपको कितने भी अरबों खरबों रुपए दे दें और आपके अंदर नीरसता है, कला नहीं है, तो आप क्या करोगे? लाफ का मतलब हा 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 नहीं है। लाफ का मतलब ये भी है कि मन में कि गॉड थैंक यू, क्या क्या दिया आपने मुझे, क्या क्या दिया। एक मतलब क्या, जब पाने की बात करूं तो जितना वजन है उतना वो कम हो जाए, इतना पा चुके हैं। तो उसमें फिर जो लाफ आता है ना, वो 72,000 नाड़ियों के धन्यवाद से आता है, किसी के उससे आता है। तो लाफ, जिंदगी में लाफ रखिए, चाहे मन में रखिए, चाहे लबों पे रखिए, चाहे ठहाकों में रखिए, लेकिन एक लाफ को जरूर। कभी कभी कुछ लोग मन में बहुत सुखी रहते हैं, बाहर से शांत रहते हैं, कभी कभी बाहर से लोग बहुत अंदर से टूटे हुए रहते हैं, लेकिन
24 कैरेट रहिए। आप जान सकते हैं कौन ऐसे लोग हैं जब आप मिलते हैं उनसे? 2 मिनट पहचान जाता हूँ कि ये बंदा ये ऊपर से हंसने की कोशिश कर रहा है और ये बंदा अंदर से ऑलरेडी हंस रहा है, क्योंकि एज एन एक्टर ऑब्जर्व करने का मौका मिलता रहता है। और आज लगभग 92 से जब एक हमारे टीचर आए थे पोलैंड से, फिट्स बेनेबिट्स साहब, लखनऊ में उन्होंने दो महीने की वर्कशॉप की थी, तो उसमें ऑब्जर्वेशन पे बहुत 2 महीने क्लासेस की थी कि हाउ टू ऑब्जर्व और देन हाउ टू एब्जॉर्ब। वो मतलब वो क्लासेस ऐसी थी जिनमें बहुत कुछ, तो अभी सोते उठने के बाद में मौसम से भी कुछ चुराने की कोशिश करता रहता हूँ। जब आप पर कोई दुख की घड़ी आती है और आपको कॉमिक रोल करना पड़ता है, तो आप कहाँ से वो आर्टिस्टिक स्ट्रेंथ या फिर वो क्या चीज़ है वो जो आप अपने आप पर लाते हैं कि आप अपने आप को अलग कर लेते हैं और आप कैरेक्टर में ढल जाते हैं? हो सकता है क्या कि ये मुमकिन है? देखिए मैम, अगेन मैंने जो आपसे बात की थी कि अभिनेता 3 डायमेंशनल होता है, तो अगर आपकी कोई दुख की घड़ी है तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है या आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम है। लेकिन एक तरफ पद होता है, एक तरफ कद होता है। पद 5 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 60 साल में पद रिटायर होता है। कद ये तो बन नहीं पाता है। एक बार कद बन जाता है तो फिर वो जब तक आप जीवित हो कद रहता है। तो अगर पद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कि हम सब कुछ छोड़ के हम ड्यूटी करते हैं, होली दीपावली या हम मेलों में हम सब कुछ छोड़ के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो वैसे ही हम कलाकारों को क्यों सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जब पेशा आता है, पेशगी आती है, उसका स्वाभिमान जगता है और स्वाभिमान कभी सहानुभूति नहीं मांगता। वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारा पेशा है। पर्सनल प्रॉब्लम को भी पूरी जिम्मेदारी से उठाने की कोशिश करेंगे, निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ पेशे की बात है तो उसके स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कितने भी तरीके की जटिलताएं आ जाएं, लेकिन कला के कद के आगे कोई कद बड़ा नहीं होता। वाह। आपके जो रोल्स आए, आपको कब लगा कि हाँ इस रोल ने, पीछे मुड़ के अगर आप देखें कि इस रोल ने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया? अंगद ने। अच्छा। मैं शाहजहाँपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में काम करता था। हाई स्कूल मैंने पास किया। उस समय हमारे शाहजहाँपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री जो है, वो उसमें सेना के लिए कपड़े सिले जाते हैं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको चलाता है। तो उसमें अप्रेंटिस चाहिए। तो मैं इंटरमीडिएट में था, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं उसमें फौजी टेलर की मुझे अप्रेंटिस करने का, कि कैसे सेना के कपड़े सिले जाते हैं, कैसे जो है वो पैराशूट सिले जाते हैं, मतलब जितने भी सेना के होते हैं वो उसमें। और तो वहाँ पे हमारे शाहजहाँपुर में आज भी रामलीला ग्राउंड है और वो मंच परमानेंट है। उसमें हर साल विजयदशमी पे, दशहरे पे 10-15 दिन का जो मेला लगता है वो पूरे शाहजहाँपुर का आकर्षण का केंद्र होता है। तो जब मैं उसमें 2 साल अप्रेंटिस करने गया तो वहाँ पे बहुत, क्योंकि मैं थिएटर से था तो मैंने एक नाटक किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो मुझे बहुत उसमें वाहवाही मिली थी। तो रामलीला में भी जो वो सब ऑफिसर, पदाधिकारी, कर्मचारी ही रामलीला करते हैं, थिएटर के ही लोग होते हैं। 2-2, 2.5 महीने रिहर्सल होता है उसका। तो उन्होंने जो अप्रेंटिस में मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे भी रोल चाहिए। तो मेरी भी इच्छा हो रही करने की। तो बोले कि ये रोल तो 10-10 साल, 15-15 साल से लोग करते आ रहे हैं, कोई रोल है नहीं ऐसा। एक रोल है अंगद रावण संवाद,
एक दिन का काम है। अच्छा। तो अगर वो तुम करना चाहो तो वो बहुत अच्छा है, एक दिन का है। तो मैंने वो तुरंत स्वीकार कर लिया। और अंगद रावण संवाद को करने के बाद में धीरे धीरे ज्यों-ज्यों जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों अंगद के होने का मीनिंग और भी साफ साफ समझ में आने लगता है। कैसे? कि पैर, उसमें एक पैर जमाने का सीन था। हाँ। कि जब वो रावण के सारे जितने सभा में बैठे हुए लोग, सेनापति सब अंगद पे एकदम हमला करने के लिए उठ पड़ते हैं। जब अंगद कुछ ऐसी बात बोलता है कि राम जी की शरण में जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और नहीं तो बेमौत मारे जाओगे, तो इस चक्कर पे वो सब उठ जाते हैं। तो रावण बोलते हैं कि पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ और तेल मंगाओ और इसका सारा तन झुलसाओ। ठीक है। तो अंगद जो है वो वहां पे पैर जमाता है कि मेरा ये पांव चलाए मान, गर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। ये लाइन पहले तो रट्टा मार के रटी थी, फिर एक बार ऐसे बैठे हम कलाकार लोग कि हनुमान जी ने लंका जलाई। हाँ। सीता माँ से परमिशन ली आम खाने के या जो भी फल खाने के, लेकिन युवराज अंगद जाके रामादल में बगैर राम जी से पूछे हुए, बगैर हनुमान जी से, शंकर स्वयं केसरी नंदन बोलते हैं ना जहाँ पे, और वो एक ऐसी किसी दूसरे की सभा में जो रावण सीता को चुरा ले गया है और वो उन बोल दे कि अगर मेरा पैर हिला दो तो फिर रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। तो जब ये वापस गया होगा तो इससे पूछा होगा ना पूरे दरबार ने, किसने तुम्हें बोला ये कि तुमने यार कि तुमने कैसे बोल दिया ये बात। हाँ। ये बात बोलने की ताकत तेरे में आई कैसे कि अगर कहीं तेरा पैर तोड़ ताड़ देता तो कैसे। मतलब तूने तो पूरी प्रकृति को ही चैलेंज कर दिया। तो उसने बोलता है कि हम लोग कि इसका क्या उत्तर दिया होगा अंगद ने, वो उसमें नहीं है, लेकिन ऐसे सलाह करते करते कि एक बिलीफ है ना, विश्वास, और जहां पे दो अक्षर का विश्वास, राम का विश्वास हो, तो मेरा पैर कैसे तोड़ देता वो। मैंने तो राम के विश्वास को दांव पे लगाया था, और राम के विश्वास के दांव तोड़ने के लिए 10 रावण खड़े हो जाएं, वो कैसे पैर उखाड़ सकते थे। तो मेरा पैर थोड़ी उखाड़ते, वो तो राम को उखाड़ते। मैं तो उनका दूत बन के गया था। वहां से अब तो हनुमान जी डिप्लोमेट थे या अंगद डिप्लोमेट थे? मैं यही सोच रही हूँ, शायद दोनों डिप्लोमेट थे। नहीं, वो शंकर स्वयं वो बाबा हैं। वो कि जब अगर सिरसा मिली या मछली मिली तो छोटा हो जाना है तो उसका ईगो शांत करने छोटे बन के चले गए। रावण के यहाँ पे अपने आसन लगा के बैठ गए, कभी ब्राह्मण बन के। वो अंतर्यामी हैं। ये युवराज था, इसके पास विश्वास था, उनके पास वो दास और ये युवराज, ये और वो दास ही रहे। और उनके पास हर चीज का सल्यूशन था। ये ऐसा बच्चा था कि ये विश्वास को दांव पे लगा दिया, तो विश्वास को हिला ना पाए तो उसके पीछे कोशिश किसकी थी? राम जी की थी और हनुमान जी की थी। तो आपको क्यों लगा कि ये एक रोल, डिफाइनिंग रोल था आपकी जिंदगी का? फिर बदल गया, फिर अंगद तो बन नहीं सकता, लेकिन मनोरंजन की फील्ड में, मनोरंजन के दरबार में, मनोरंजन के स्टेडियम में मनोरंजन कुमार के रूप में आज 25 साल नहीं 38 साल हो गया है, और जो कुछ भी किया है अभिनय में ही किया, बाकी कुछ भी नहीं कर पाया। मनोरंजन कुमार ये करना चाहिए, हमें टैगलाइन लेना चाहिए, मनोरंजन कुमार। हाँ, मनोरंजन कुमार अपने मान के चलता हूँ, सुबह उठता हूँ कि थैंक यू गॉड, तूने मनोरंजन कुमार उस 36 चैनी बनाया मुझे। किसी ने आपको ये नाम दिया या आपने खुद ही रख लिया? मैंने कहा एक चार्ली चैपलिन साहब हैं, एक जैकी चैन साहब हैं, कोई वो चैन है, वो चैन है। तो मैंने सोचा मनोरंजन कुमार, उस 36 चैन, अपनी जेब में 36 चैन लेके घूमता हूँ कि हमारे पास अलग अलग भाई एक चैन ये, एक चैन है, 36 चैन। कौन सा वैसा रोल है जो आपको लगता है कि यू हैव नॉट येट डन? दुनिया का किसी ऐसा कठिन रोल करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी एक्टर ने आज तक ना निभाया हो। और वो कौन सा होगा? और वो कौन सा डायरेक्टर होगा? वो
डायरेक्टर का भी पता मिल गया है और रोल का भी पता मिल गया है। लेकिन उसके लिए मेहनत रात दिन जारी है। समय आने पे उसका ज़रूर आपके सामने डिटेल रखूँगा। तो 25 साल के करियर में आपको लगता है कि कुछ ऐसा वक्त आया जो आपको लगा कि मैं इससे उभर नहीं पाऊंगा, मतलब इट वाज टू मच, कि ये ऐसे रोल्स मेरी तरफ आ ही नहीं रहे, लीड रोल्स हो जाए या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर आर्टिस्ट की पूरी पिक्चर मेरे पे ही केंद्रित हो? जब मैम आप विश्वास करिए, जब ऐसा समय आया कि इससे मैं उबर नहीं पाऊंगा, अंगद, तो उस समय लगा कि अब उबरने का टाइम आ गया है। अब जो है कि देखिए, कोई भी डायरेक्टर और कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी राइटर किसी अभिनेता के लिए कभी कोई रोल नहीं लिखता। अच्छा, अभिनेता, उसकी स्टोरी में कोई अभिनेता पढ़ता है कि ऐसा अभिनेता, वो इन्फ्लुएंस होके वो मतलब एक उदाहरण दे देता है। कहानी अलग होती है, कंटेंट अलग होता है, और असली अभिनेता, असली राइटर, असली डायरेक्टर, वो सब कंटेंट स्टोरी होती है। वो 1 करोड़ रुपए की हो या 1000 करोड़ रुपए की हो, उसी में सारे लोग समाहित हैं मैम। किसी पर्सनल, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं। जब स्टोरी कंटेंट अच्छा, तो उसमें काम करने वाला साभा भी अच्छा है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आजकल बॉलीवुड की पिक्चरें इसलिए, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चरें इसलिए नहीं चल रही क्योंकि जो कहानीकार हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे कि कौन सी कहानी क्लिक करेगी, क्योंकि इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही है कि, एंड सब लोग कह रहे हैं कि शायद कहानीकार में वो बात नहीं रही या कॉन्फिडेंस नहीं रही, कि वो समझ नहीं पा रहा कि लोग क्या चाहते क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि सीरियसली, एक मस्करा के रूप में नहीं, एक मशवरा के रूप में अगले 25 साल स्वर्णिम है कला का युग, मशीनों का युग, और कलयुग मीन्स कला का युग, या कलयुग मीन्स मशीनों का युग। दोनों का एक मीनिंग है। कला जितनी निखरती है, जितनी बिखरी मिलेगी, उतनी निखरी मिलेगी मैम। 70 mm से लेके, टीवी से लेके, OTT से लेके, इन्फ्लुएंसर से लेके, यूट्यूबर से लेके, इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि हर आदमी के मोबाइल में एक प्लेटफॉर्म रहने लगा है। आई थिंक ये बेस्ट समय है जहाँ पे हम जितना अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में अपग्रेड करके जितने भी प्रयोग अभी कर पाएं, और जिनमें कोई दम हो, तो वो अभी किया जा सकता है। पर ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो कहानी उसमें डाल दो कि ये मुझे ये चाहिए, ट्रेजेडी भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, फला चीज़, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे अचार बनाते हैं, ये सब डालो और बना दो अचार मेरे लिए। तो अगर ऐसे कहानियाँ लिखी जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, तो क्या जो सार था ओरिजिनल राइटिंग का, वो कुछ फीका पड़ जाएगा? फीका कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन नकल करने में अकल होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन कभी भी दिमागी कंप्यूटर से बड़ी नहीं हो सकती। मशीन कितनी भी बड़ी हो, उसको हाथों ने पैदा किया है। उस दिमाग को उससे बड़ा रखना ही पड़ेगा मैम। ये आज नहीं, अगर आप जैसे उदाहरण के लिए, जब हम डालडा घी के वो डिब्बे लटका के, वो बल्ब लगा के, तब भी मुगल आजम और द ग्रेट डिक्टेटर बनी है। और आज अपन एक बटन दबा के लाइटें चेंज कर देते हैं हर मिनट में, तो वो फिल्मों को आप कहीं इग्नोर कर सकते हो क्या कि ये फिल्में बगैर इस लाइट की बनी है, ये इस लाइट की बनी है। दुनिया गोल है, हर दशक में 5 कोस पानी और बानी जैसे बदलता रहता है, वैसे ही रोटी, कपड़ा, मकान, स्लैंग और कपड़ा पहरावा और एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पूरे विश्व में 36 इमोशन है मैम, 37वां बना नहीं है। उसका मिश्रण है, मैं मानती हूँ। पर जैसे हम कला की बात करते हैं ना, तो जैसे अब सब ऑटो ट्यून इस्तेमाल करते हैं, उसी से गाया जाता है। पहले होता था कि आप सेट पे
4:30 बजे या 5 बजे आ गए क्योंकि आपको वो सूर्योदय का शॉट चाहिए। अब तो आप स्टूडियो में बैठ फिर के समय आएगा, आप लिखित ले लो वो सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो हजारों साल से इंस्ट्रूमेंट जिनमें भारत की ऊर्जा, जिसमें साउंड रहती है, ये मशीनों में जा के हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर देखना, धीरे से फिर बोलेंगे वी वांट ओरिजिनल, फिर ओरिजिनल का ज़माना आ जाएगा। 27 पीस फिर ऑर्केस्ट्रा फिर आएगा। 100% फिर कोई 150 बजाएगा, देखना फिर 500 के नहीं बोले स्टेडियम में ही सारे बजवाना है, और धीरे से फिर उसमें वो बोलेंगे कि अभी मशीनों से ना करवा के ओरिजिनल करवाओ, फिर मशीनों में करोगे तो और अच्छा आएगा। तो मुझे लगता है कि हर परिवर्तन संसार का नियम है। एक नेचर 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करती है। मुझे भी, हम एज ए क्रिएटिव पीपल, हमें हर समय अपने आप का कलर चेंज करने के लिए बिल्कुल मेंटली फिजिकली तैयार रहना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। और जितने भी मैम, हम आप सब लोग इतने लकी हैं, हमने 3 युग देख लिए इसमें। हमने लिफाफा, चिट्ठी और अंतर्देशी, और सविनय निवेदन है यहाँ पर, सब ठीक ठाक है, वो भी लिखा। डाकिया से मेरे घर से चिट्ठी नहीं आई, 1 महीना हो गया। फिर दिल्ली में जाना, वो पोस्ट ऑफिस में तू जा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो मेरे भी खत लेते आना। फिर पता लगा पेजर आ गया। फिर पेजर के बाद में धीरे से इतना बड़ा मोबाइल आदमी ऐसे चलने लगा कि फिर धीरे धीरे फेसबुक, ऐसे करते करते इंस्टाग्राम, ये वो, आज इंटरनेट, पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। और आपके प्रोफेशन में एक और वो नुक्स है, ये मतलब ये सब तो है ही डिस्ट्रैक्शन हम सब के लिए, पर आपका जो ये पीआर नेटवर्क चलता है ना बॉलीवुड का, बाप रे, और फिल्म इंडस्ट्री साउथ का भी, कि पीआर वालों ने तो ऐसे घेर रखा है आप लोगों को, हर चीज़ पीआर से ही हो रही है। क्योंकि हमारा शोइंग मीडियम है, हमारी फैक्ट्री यही है। हमें जो भी खाना पीने के लिए मिलना है, वो यही दिखा के मिलना है। तो पीआर तो बहुत ज़रूरी है। पर ओवरडू नहीं हो गया पीआर? नहीं, ओवरडू के लिए आपको कंटेंट क्वालिटी और जो है वो उस पे क्वांटिटी, इस पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। कि जैसे जब पिक्चर रिलीज हो रही है तो इतने इंटरव्यूज होते हैं सारे एक्टर्स के, और पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, और फिर लगता है कि ये इतने सारे हर पॉडकास्ट में चले गए, हर चैनल पे चले गए, इतना प्रमोट किया, कहीं तो लग रहा होगा ना कि भाई ये पिक्चर चलने वाली नहीं है, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ इस पिक्चर के बारे में। नहीं होता आपको कभी कभी ऐसे नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर अच्छी हो, न छोटी नहीं होती न बड़ी होती है। पिक्चर अच्छी होती है या बुरी होती है। पिक्चर अच्छी होती है, ऑडियंस सूंघ लेती है। पिक्चर बुरी होती है, कितना भी ऑडियंस से बोलो वो नहीं देखती है। हाँ। और इतने बड़े बड़े सेट होते हैं, कभी कभी इतने फुस हो जाते हैं, और एक लापता लेडीज, मतलब जिनके एक्टर्स को किसी ने पहचाना भी नहीं, कुछ जाना नहीं, छोटे फिल्म ही सही, पर वो कितना क्लिक कर गया, कोई जानता नहीं था, कोई देखने नहीं आया, फिर भी इट क्लिक्ड। स्टोरी अच्छी हो तो ये ऐसी बूटी है, अगर किसी डायरेक्टर को पता होती तो शायद 100 साल में सिनेमा में आदमी कोई फिल्म ही फ्लॉप नहीं होती। हाँ। क्योंकि आपको पता लग जाता है जब आप एक्ट कर रहे हो कि भाई ये मैं कुछ गड़बड़ है इस पिक्चर में, हम लोग कर तो रहे हैं काम, हम सब वी आर ऑल ट्रेन्ड आर्टिस्ट, पर ये चल नहीं रही है, जम नहीं रही है। नहीं, ऐसा जैसे वाइब्रेशन, लेकिन फिल्म में बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनका रिजल्ट 0 आया। तो मुझे ये लग रहा है कि फिल्म बनना, दिखाना आप तक है, लेकिन फिल्म चलाना वो ऑडियंस काम है, और ऑडियंस डिसाइड करेगी चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे अगर हम फिल्म्स देखें, गैंग्स ऑफ वासेपुर या सत्या, ऐसी जो आइकॉनिक फिल्म्स थी, वो बनते बनते बनी ना, लिखते मतलब एक सीन लिखा जाता था, फिर कुछ और आ जाता था, फिर कोई एक्टर बोलता था चलो ये लगा देते, ये एक्टर आ जाता है, एक टीम एफर्ट होता है कि सब लोग कुछ ना कुछ लाते हैं उस फिल्म में। तो आपकी कौन सी ऐसी फिल्म थी जहाँ पे आपको लगा कि हम लोग सब ने कंट्रीब्यूट किया इस फिल्म में? मेरी पत्नी और वो, अच्छा, चंदन अरोरा के साथ। हाँ। आई थिंक जितनी भी यूनिट थी, जितने भी एक्टर थे, सब ने, हाँ। वो उसमें ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि मैं इस फिल्म का अभिनेता हूँ या इस फिल्म में मेरा जॉब है।
उसमें ऐसा लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। हाँ। और वो फिल्म का रिजल्ट जब फिल्म रिलीज हुई तो आज आज अब पार्ट 2 की तैयारी हो रही है, लेकिन वो फिल्म कोई भूला नहीं। कोई हस्बैंड वाइफ, चाहे सातों समंदर में जितने लोग मिले, उस फिल्म का आशीर्वाद सबने दिया कि आप राजपाल कॉमेडी अच्छी करते हो, लेकिन लेकिन वो मैं मेरी पत्नी और वो देखिए आप बड़े गंभीर अभिनेता भी हो, या हाँ। बहुत संवेदनशील अभिनेता हो, या आप एक बर्मिंघम में मैं था, बड़ा अच्छा लगा। मैं जैसे कभी कभार कोई ऐसा क्यूट सा, तो एक बच्चा और एक अपने हाँ। NRI थे अपने भारतीय, और वो मैं पार्किंग में जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने बहुत दूर से भागते हुए आए। मैंने सुना नहीं, मुझे वजह मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मुझे बुला रहे होंगे। तो फिर वो आए, बोले कि तो तुरंत हंगामा बताने लगे, और मैं मेरी पत्नी और वो बताने लगे, और बोले आपको देख के लगता है कि मेरे भारत में भी कोई चैपलिन रहता है। ये मतलब कितनी क्या देश। चैपलिन आपके हीरो हैं? आई थिंक क्रिएटिविटी का तो हाँ। बॉस है पूरी दुनिया का वो। क्रिएटिविटी का हीरो नहीं, हीरो तो मैं अपने आप का हूँ। वाह। मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, क्योंकि मैं जिसको, कोई तो है जिसने आपको भी जन्म दिया और मुझे भी जन्म दिया, तो वो डिसाइड करेगा हीरो कौन है। हम अपने आप मुंह गुरु में आप ही हैं हीरो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि अगर जैसे 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा, एक दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कद का, ठीक है, तो तीसरा बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि हीरो कौन है? वो डिसाइड करेगा जिसने वो हीरो बनाया है, या जिसने आंखें बनाई आप हैं। 5 भाई थे ना? 6 भाई। 6 भाई, और 6 भाइयों में से आप ही एक हीरो बने या नहीं, हमारे 6 भाई सब हीरो ही हैं, नहीं, इन द सेंस अपनी अपनी फिल्म, फील्ड हाँ, में। हाँ, नहीं फिल्मों में। एक भाई खेती बाड़ी में बहुत खुश है, सबसे छोटा। अच्छा। वो कहता है मुझे खेती बाड़ी करनी है। हाँ। सबसे बड़े भाई जो हैं वो डेयरी में बहुत खुश हैं, तो उनको डेयरी ही करनी है। हमारा जो हमसे छोटा वाला भाई है वो प्रधानी करता है, लेकिन वो इंटरप्राइजेस की अपनी सरिया, सीमेंट और इन सब का व्यापार करता है, उसमें खुश हैं। मेरे परिवार में मुझे किसी ने नहीं बोला था बॉलीवुड में या थिएटर में आने के फिर लिए। किसने कहा आपको कि नहीं, आप? मैंने खुद, मेरे मन में आया, और मैंने अपने बच्चों को भी बोला हाँ। कि लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी बॉलीवुड और खिलाड़ी में, खेल और सिनेमा में कोई किसी का जीवन नहीं बना सकता। जीवन बनाया होता तो 500 परिवार ने 50 साल कितनी फिल्में बनाई। तो उसमें ना आपके अंदर का जो बैठा हुआ एक सच्चा और अच्छा इंसान है, अगर वो आपको बोलता है कि यू आर कैपेबल टू दैट, हाँ, तो फिर वो आप से। करो। नहीं तो मैं धक्का दे सकता हूँ, लेकिन धक्का के बाद में जो पटखनी खाओगे उसको मैं भी नहीं बचा सकता। हाँ। तो चाहे अगर आप खिलाड़ी हैं, आपका बच्चा, आप हो सकता है कि आपके सम्मान में आप खेलने को मिल जाए, लेकिन खेलना उसको पड़ेगा। हो सकता है मेरे सम्मान में मेरे बच्चे को, क्योंकि अगर किसान का बच्चा है तो किसानी तो सीख ही जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री, जो आदमी 30 साल से फिल्म की सेवा कर रहा है या टेलीविजन की सेवा कर रहा है, तो उसका बच्चा ये तो पता ही होगा ना मेरे पापा क्या करते हैं। तो वो बचपन से साथ में तो जाएगा, तो उसको पता है कि तो फिल्म मेकिंग तो सीख ही जाएगा। लेकिन वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या वो कर पाता है या नहीं कर पाता, या उसके अंदर वो है कि नहीं है, वो ऊर्जा वो डिसाइड करता है, या जिसने ऊपर वाले ने जिसने आंखें बनाई वो डिसाइड करता है, या फिर ऑडियंस डिसाइड वो करती है। नेपोटिज्म थोड़ी देर तक आपके लिए एक लेग अप दे सकता है, उसके आगे नहीं, है ना? नेपोटिज्म नहीं है मैम, नहीं। आप विश्वास करिए। मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म अगर होता तो शाहरुख खान साहब कैसे होते, राजपाल यादव कैसे होते, परेश रावल कैसे होते, अनुपम खेर साहब कैसे होते, अक्षय कुमार साहब कैसे होते, जॉनी लीवर साहब कैसे होते, संजीव कुमार साहब कैसे होते, राजेश खन्ना साहब कैसे होते, धर्मेंद्र साहब कैसे होते। आप बताइए ना, ये सब इन लोगों ने जो आके, हमने वो नाम लिए हैं जो आके, और जो लड़के फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो उनके खानदान में भी 50 लड़के और हैं, लेकिन वो ही क्यों बिलोंग करते हैं? वो डिजर्व करते हैं इसलिए बिलोंग करते हैं। तो मैं
मैं इस चीज़ को बहुत कि ये चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। हाँ कि नेपोटिज्म। क्योंकि हो नहीं सकता इसमें। आप देखिए, हाँ। अब अगर मैं आप 20 साल से एक ही फील्ड में काम करते हैं, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, अपन सब बच्चे मिलके खेलने लगे, तो एक कॉलोनी में जब अलग अलग व्यापार करने वाले लोग रहते हैं, उनमें मोहब्बत हो जाती है, तो 4-6-10 परिवार जब 25 साल, 30 साल, 50 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों में या उनमें आपस में दोस्ती तो लाजमी है ना। वो जी जी जी। पार्टी मिलती थी, लेकिन उसको नेपोटिज्म का नाम देना कि राजपाल यादव आज 38 साल हो गए मुझे अभिनय करते हुए, और मेरे कम से कम 200 रिश्तेदार हैं, मैं तो एक को भी नहीं करवा पाया आज तक। ठीक है ना? तो इसलिए मैं इस चीज़ का, हालांकि मैं कभी विवादित उसमें जाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो फील किया है कि ब्लेसिंग अपनी अपनी है, मेहनत अपनी अपनी है, और क्षेत्र अपना अपना है। बॉलीवुड में एक बार आपको नाम मिला तो आप कोशिश करिए कि आपके काम से बॉलीवुड का और नाम हो। जैसे जयदीप अहलावत ने कहा कि कपूर खानदान, सब कह रहे थे पहले कि रणबीर जो है नेपोटिज्म, लेकिन जब रणबीर कैमरा के सामने आता है तो वो कुछ और ही बन जाता है। इतनी मेहनत करता है वो सेट पे आने से पहले कि वो ही इज ब्रिलियंट। तो कपूर खानदान में भी इतने लड़के हैं, पर जरूरी तो नहीं आप कि खुद सोचिए। हाँ, कि जहाँ पे जो हिंदी सिनेमा में खड़ा करने में, जैसे सोशल मीडिया में अपन लोग, अभी लकीएस्ट की 20 साल से सिनेमा कर रहे थे, अचानक सोशल मीडिया आई तो उसमें अपन मीम के माध्यम से बच्चों में प्यार पा गए। जी जी। तो वैसे सिनेमा खड़ा करने में जिस खानदान का अपना एक योगदान है, बहुत सारे सौों योगदान है, लेकिन उनका भी है, तो और भी 50 लोग होंगे। लेकिन अकेले रणबीर क्यों काम कर पा रहे हैं? जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक फिल्म में आप चल सकते हो, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और आपकी उसके लिए जनता जनार्दन वही टीचर है, और उसमें आप खुद अपने शिष्य बन के, अपने अंदर के, और जनता जनार्दन टीचर बन के, और कला के सामने बीज बन के, सरेंडर बन के आप परफॉर्म करिए, ईश्वर अच्छा ही करेगा आपके साथ। आपने वो बर्मिंघम का किस्सा सुनाया, जैसे वो NRIs आए आपके पास, आपको पहचाना और आपके काम को सराहाया, उन्होंने सराहना की आपके काम की। वो कौन सा पहला टाइम था कि जब लोगों ने पहचाना और कहा आर यू राजपाल यादव? आई थिंक हंगामा के बाद, क्योंकि जंगल में दाढ़ी बाढ़ी थी, वो बहुत था, तो वो खूंखार बहुत था उसमें। हालांकि ऋतिक रोशन को और मेरी एक साथ हमने पहली बार जो है वो अवार्ड शेयर किए, उनको कहो ना प्यार है के लिए मिले थे, बेस्ट डेब्यू एक्टर के, और मुझे जंगल के लिए बेस्ट नेगेटिव एक्टर का। लेकिन उसके बीच में 3-4 फिल्में की थी, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा रिकग्नाइज करते थे। लेकिन हंगामा के बाद मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, जब से मंदिर आया, मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई, उसके बाद तो फिर उसमें वो जो आप पहनते हैं, उसमें वो भी दैट अटायर जो होता है आपका, हर फिल्म में वो एक होता है। अटायर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, कि ड्रेस क्या पहनाया जाता है हर रोल में। हम उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं है, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। पूरा गेटअप है ना 100%। अगर आप देश काल वातावरण सिचुएशन वेशभूषा और मुख सज्जा पर ध्यान नहीं दोगे, तो कोई ट्रेडिशनल ड्रामा है और उसमें रियलिस्टिक ड्रेस पहन घूमोगे तो वो मैच नहीं करेगी ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको उसका मजा लेके प्ले करना है, और आप फिर अपने चरित्र के मुताबिक जितने भी, क्योंकि चरित्र होगा तो नाम होगा, और नाम होगा तो उस नाम जो चरित्र काम कर रहा है उसके पास काम होगा, और वो काम ऑडियंस को नहीं दिखा तो वो किस काम का है? नहीं, पर जैसे आप गांव के रहने वाले हैं, आपने अपना काफ़ी समय गांव में बिताया है, और जब आपको कोई सीक्वेंस दिया जाता है जहाँ पे आप रूरल एक्टर हैं, एक्टिंग गांव का रोल कर रहे हैं, और लेकिन आपके जो कपड़े हैं वो आपको पता है क्योंकि आप रह चुके हैं, दैट ये सही नहीं बैठ रहा, फिर भी आपको पहनाया जाता है, स्पेशली विमेन। आई हैव सीन वो रूरल विमेन को इतना ग्लैमराइज किया जाता है, लिपस्टिक शिपस्टिक बाल, वो नहीं है रूरल इंडिया में जिस तरह वो दिखाते हैं फिल्मों में। अब तो खैर थोड़ा बहुत रियलिस्टिक है।
तो आपको नहीं लगता कभी कभी कि ये मेरे को क्या पहना रहे हो, ये गलत है? लेकिन उसके लिए आटा और आर्ट कि अभी अगर आपको लगता है, लेकिन आपने पैसे लिए हैं और वो डायरेक्टर को लगता है प्रोड्यूसर नहीं यही कपड़े चाहिए भाई, जो मैं पहन लेता हूँ, पहन लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा था। हाँ। क्योंकि कोई इशू नहीं है। हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि खेल सिनेमा में मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। कौन सा मैच सेंचुरी मारेगा और कौन सा मैच 0 पे लेके जाएगा, ये आप डिसाइड मत करो। आप सरेंडर होके खेलना शुरू करो। सरेंडर होके सरेंडर बहुत ज़रूरी है। हम पर बहुत सारे ऐसे कि बड़ा मुश्किल है सरेंडर कर पाना। हाँ, खासकर बहुत सक्सेस के बाद, क्योंकि हम लिफाफे पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, आउटस्कर्ट पे। और वो आउटस्कर्ट जब डिज़ाइन होगा तो उसमें चाल भी तय की जाती है, बात भी तय की जाती है। तो फिर वो उसमें एक ही कि आपके अंदर का अहम जो है वहम बन के बाहरी लिफाफे को डिज़ाइन करके घूम रहा है। और अगर सरेंडर हो आप तो फिर ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है। फिर बीज हो आप, फिर तो लेने की आपके अंदर कि आपका बर्तन बिल्कुल खाली है। हर डायरेक्टर के साथ आप सरेंडर करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, चाहे नया डायरेक्टर चाहे पुराना डायरेक्टर। डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, आप फिल्म साइन करने से पहले या नाटक साइन करने से पहले आप तय कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, आपको जितने क्वेश्चन हैं। लेकिन उसके बाद में डायरेक्टर इज सर्वोपरि। मेरी रिसर्च टीम ने एक क्वेश्चन दिया है, जुड़वा 2 केम आउट विद वरुण धवन 20 years आफ्टर सलमान खान्स जुड़वा in 1997. Lead actors changed but you remained constant. How does it feel to have a lasting presence in Bollywood? कि आप जुड़वा 2 में आप ही थे, लीड एक्टर्स बदल गए। नहीं, बड़ा भूल भुलैया में भी ये सौभाग्य मिला। हाँ। और अब इसको क्या बोलूँगा कि बस थैंक यू क्योंकि मुझे तो अभिनय करना है और चरित्रों को जीना बड़ा अच्छा लगता है। आप विश्वास कीजिए कि जितनी फिल्में हमें करने का सौभाग्य मिला तो उससे दोगुनी मुझे मना करने का भी सौभाग्य मिला। क्योंकि टाइम नहीं, अब साल भर में अच्छा, कितनी वैसे फिल्में मैंने करोगे। सोचा घटिया रोल की वजह से नहीं, मना रोल किया। भी उसमें भी कभी कभी बहाने बना दिए, डेटें नहीं हैं, कभी ये कि भैया नहीं कर पाएंगे। पर आप अक्षय कुमार के साथ कोई भी रोल आ जाए वो हाँ कर देते ना, इतनी सारी पिक्चरें आपने देखिए, की हैं उनके अक्षय साथ। कुमार जी आपकी जोड़ी तो नहीं, वो माशाल्लाह हमसे सबसे अच्छी है। हाँ, लेकिन वो सीनियर अभिनेता है हमसे। उनकी मेहनत, मैं 97 में आया, लगभग 5-6 साल ज़्यादा मेहनत है सबकी। जितने भी हमारे ये एक्टर हैं, जिसमें तीनों खान आते हैं, अक्षय जी आते हैं, अपने अजय देवगन जी आते हैं, हमारा ऋतिक के साथ शुरुआत हुई। तो उससे पहले के जितने एक्टर हैं, मैं इनको क्रिएटिविटी में अग्रज के रूप में लेता हूँ। और अगर वो हमसे पहले हमें लिए बगैर अपनी फिल्में 2-2 चच्चर हिट हो चुकी हैं समाज में, तो मुझे लगता है कि उनको मेरे ऊपर विश्वास करने के बजाय मुझे उन पे विश्वास करना पड़ेगा कि आपने मुझसे ज़्यादा जर्नी जी है, आपने ज़्यादा फिल्में, हम जब फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं थे तो आपने अपनी फिल्में ऑलरेडी हिट हुई हैं आपकी। तो अभी मैं नया हूँ, काम के हिसाब से भी और नाम के हिसाब से भी। तो मुझे लगता है कि मेरी जिद हो, उससे अच्छा है कि मैं आपके उस काम पे विश्वास कर लूं और करके कि नहीं आपकी होगी तो मैं कर लूँगा। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनके साथ रैपो बन जाता है कि हाँ, अगर वो मेरे सीन में है तो मुझे पता है वो कैसे रिएक्ट करेगा और मेरे रिएक्शन से उसका भी आर्ट खास होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा एक्टर नहीं जिसके साथ राजपाल यादव ने काम किया हो और उससे मेरा रैपो ना बना हो। वाह, मैं 1 घंटे में रैपो हो जाता है। कैसे? वो क्योंकि मुझे ये खास बात अगर आप रिवील करेंगे तो सब राजपाल यादव सुन सकते हैं, ये सोचेंगे लोग। पहला सुबह का नारियल फोड़ने के बाद, गणपति जी की पूजा होने के बाद पहला एक्शन हुआ। और उसके बाद जो लड़का अभी था जिसने कभी सिनेमा में
मतलब फिल्मों के अलावा वो मंच भी नहीं देखा, वो उसने स्टूडियो भी नहीं देखा, और वो गया, वो इधर से निकल गया कि निकलो, और निकल गया, कट, वो पुराना हो गया। एक आदमी 25 साल से काम कर रहा है, एक आदमी अभी एक सीन कर रहा है, दोनों आमने सामने, दोनों नए हैं, क्योंकि उसके पास काम है 25 साल का, लेकिन सिनेमा नया है, वो भी नया करना चाहता है, वो जो नया आया वो भी नया करना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस सीन के लिए जियो, सिर्फ उस सीन के लिए जियो। और मुझे ऐसा आज तक लगता है कि मैं हर फिल्म में लीड करता हूँ, क्योंकि कभी 10 सीन करता हूँ, कभी 100 सीन करता हूँ, कभी 4 सीन करता हूँ, लेकिन जिस सीन में होता हूँ उसमें 3 एक्टर होते हैं, वो भी लीड होते हैं, 2 एक्टर हो तो लीड होते हैं। मुझे ये नहीं पता इसका आगे का सीन क्या होता है, पीछे क्या होता है, लेकिन जो सीन कर रहे हैं उसमें जितने हैं वो सब लीड हैं। तो जब आपके पास पूरा स्क्रिप्ट नहीं आता, सिर्फ आपका रोल नहीं आता है, आता है, मतलब अगर मैंने 4 सीन का कोई रोल एक्सेप्ट किया तो मुझे पता है ना मेरे 4 सीन हैं, लेकिन वो 4 सीन में उन्हें लेंथ 4 सीन की है, लेकिन स्ट्रेंथ लीड की है, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ, प्राउड के साथ करता हूँ। तो एक और सवाल टीम से है कि बंदिया फ्रॉम चुप चुप के, छोटा डॉन फ्रॉम पार्टनर एंड मुझसे शादी करोगे, इज देयर एनी रोल यू लव्ड प्लेइंग द मोस्ट? सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? सारे अच्छे लगे। हलवाई के लिए सारे रसगुल्ले एक बराबर होते हैं, और वो कैसे कह देगा कि ये रसगुल्ला खराब, ये रसगुल्ला अच्छा है। हाँ। मेरे लिए जितने भी मैंने दिल से जिए हैं, और मैं 3 डायमेंशनल एक्टर होना चाहता था, और होने की पिछले 25 सालों में कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक जीवित हूँ तो हमेशा एक टाइप कास्ट से और 3 डायमेंशनल एक्टिंग के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। पर जैसे गोलमाल, वेलकम, ये सब आइकॉनिक फिल्में हैं, उसमें डर नहीं लगता कि अगर ये रीमेक हो जाए, पार्ट 2 पार्ट 3 जब होती हैं, तो इट विल नॉट बी एज गुड एज पार्ट 1? मेरे को सीक्वल से हमेशा डर लगता है। डरने से क्या फायदा, आप बनाई डाली है तो फ्लॉप हो जाएगी, अब सफल हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। हाँ। लेकिन पर वो मजा चला जाता है ना फर्स्ट वाले का। हाँ, मेरी भी इच्छा ये रहती है कि सिनेमा जितना भी बने, बिलीव करो वो नया ही बने, क्योंकि पैसा भी लगता है, ऑडियंस नई फिल्म देखने जाती है, और अभिनेता को भी नया किरदार जीने का सौभाग्य मिलता है। तो सिनेमा जब भी बने तो नया बने, नया। एक अक्षय कुमार प्रियदर्शन ड्यूओ इज बैक विद भूत बंगला एंड यू आर रीयूनाइटिंग विद परेश रावल एंड असरानी, लेजेंडरी कॉमेडी टीम। एंजॉयिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अभी राजस्थान में उसकी शूटिंग पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ, और आई होप कि भूल भुलैया बन प्रियन जी ने की थी, ये भूत बंगला प्रियन क्या एक मैडनेस है उनके, हर शॉट में मैडनेस। देखिए प्रियदर्शन जी एक ऐसे केओस में काम करते हैं, वो जिंदगी उनकी केओटिक है कि क्या वो है? पता नहीं, वो ऐसे इस क्राफ्ट के इतने बड़े जादूगर हैं कि तो उनकी टाइमिंग, वो एज एन एक्टर बहुत बड़े हैं। अच्छा। डायरेक्टर जितने बड़े हैं उससे ज़्यादा वो एक्टिंग की टाइमिंग उनकी बहुत बड़ी है। तो इसलिए कोई भी एक्टर हो वो उनके इंटरप्रिटेशन में तुरंत ढल जाता है, जो जरा सी भी जिसको एक्टिंग की समझ है, प्रियन जी का दीवाना हो जाता है। प्रियन जी से डेविड साहब से और खैर रामू जी से हमने तो कभी भी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, क्योंकि ये 3 डायरेक्टर हैं जिनके साथ जब भी रोल मिला, तो चाहे छोटा रोल मिला चाहे बड़ा रोल मिला, लेकिन रोल हमेशा अजूबा ही मिला। राम गोपाल वर्मा साहब कैसे हैं वो एज अ डायरेक्टर? राम गोपाल वर्मा कभी कभी गलतियां भी कर चुके हैं, इन द सेंस से फिल्म चली नहीं, या फिर देखिए ये एक थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी, चलना और नहीं चलना, ये तो खैर कई इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर रामू जी मुझे नहीं मिले होते तो मैं आज यहाँ बैठा नहीं होता, क्योंकि इतना हिम्मती डायरेक्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जिसने राजपाल को लेके मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्म एक घोषणा कर दी, बोले राजपाल को ले लो इसमें। तो उन्हीं ने मुझे विलन बनाया जंगल में, उन्हीं ने प्यार तूने क्या किया में मुझे कॉमेडी बनाया, कॉमेडियन बनाया, उन्हीं ने फिर सपोर्टिव रोल भी दिया कंपनी में, और फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मैं मेन लीड दे दिया। तो उसके बाद हंगामा, फिर प्रियदर्शन जी मिल गए, डेविड साहब मिल गए, फिर ये तीनों डायरेक्टरों के साथ लगभग हमने हाफ सेंचुरी खाली इन 3 डायरेक्टरों के साथ फिल्में की होंगी। तो एक कंफर्ट फैक्टर भी होता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग चैलेंज ही बहुत देते हैं, ये इतने क्राफ्ट के मास्टर हैं कि
हम लोग भी राशि घोड़े हैं। जब हमें जॉकी देख के पता लग जाता है कि ये देख कितना पावरफुल जॉकी है। हाँ। और जॉकी डायरेक्टर होता है। हर कलाकार एक राशि घोड़े की तरह होता है। इशारे समझ में आए और बाउंड्री पार। तो इसमें चंदन अरोरा, हाँ। राम जी जिन्होंने मैं मेरी पत्नी और वो बनाई, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ वो बनाई, कई सारी फिल्मों में एडिट की। बहुत अच्छा लगा चंदन अरोरा के साथ। तो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये एनएसडी के लोगों को बहुत मतलब उनको जो क्या कहते हैं प्रोत्साहन दिया, they went on to become legends ना। यस 100% इन हाँ, डायरेक्टरों की वजह इरफान से हो जाएं या फिर मनोज बाजपेयी हो जाएं, सब थिएटर के नवाजुद्दीन, लोग, सब हाँ थिएटर के बिल्कुल। लोग, और उससे पहले अनुपम खेर, नहीं, आज वो की वाला डेट में सीन है। जितने भी हाँ। 10-12-15 एक अच्छी कॉमर्शियल फिल्म के हिस्सा हैं, तो 5 पिलर के रूप में, 6 पिलर के रूप में, 4 पिलर के रूप में ज़्यादातर थिएटर के और एनएसडी के लोग हैं। और ये इन डायरेक्टरों ने जब से थिएटर वाले लोगों को, मंडी हाउस वाले लोगों को, चंडीगढ़ से, लखनऊ के अलग और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया लेना शुरू किया, थिएटर की बैकग्राउंड के लड़कों को, लड़कियों को, या एनएसडी, अनुराग कश्यप वगैरह सब तो उन्होंने भी किया है, I think। आप ये समझ लीजिए कि उससे बहुत थिएटर का कद बहुत बढ़ा है। हाँ। और 15-20 एक्टरों को बहुत अच्छा स्थान मिला है। और वो कास्टिंग डायरेक्टर का भी इसमें बहुत रोल होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कि वो एनएसडी के लोगों को या फिर ट्रेन्ड एक्टर्स को जब लेते हैं तो फिर जो स्ट्रगल का जो माहौल होता है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जब एनएसडी से जब आप लोग निकले थे तो क्या सपने थे आपके? सबके एक जैसे सपने होते होंगे कि हाँ हमने बड़े पर्दे पे काम करना है, थिएटर तो कर लिया, बड़े पर्दे पे काम पहले करना तो है। सपना ये था कि साल भर मुंबई में सरवाइव कैसे हो जाए, ठीक है। तो 20-20 हजार रुपए हम 4 लड़कों ने जमा किए थे। ये एक कोट भी है इनके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सुबह से शाम तक राजपाल के घर में चूल्हा चलता रहता था। वो नवाज भाई की मोहब्बत है, वो मेरे घर में नहीं, वो उनका हक था। वो जितने लोग भी थे वो उन सब का चूल्हा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ। मैं उसमें ना तो कोई क्रेडिट लेना चाहता हूँ, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। अब जिंदगी भर अगर इसको चूल्हा चलना तो हम चाहते हैं कि ये 100 में बदल जाए, हजारों में बदल जाए, लाखों में बदल जाए। ये हाथ जितने लोगों के लिए चूल्हा चल पाए, बस मजा आ जाए। हाँ। क्योंकि वो कौन कौन थे इसमें, आपके जो ग्रुप था? 10-12 एक्टर थे, सब साथ में पास आउट हुए थे, 2-3 कमरे लिए थे। तो हमारे रूम में 4 लड़के थे। तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था कि जब यहाँ ट्रेन में बैठेंगे तो पगड़ी पहुंचा दी थी रूम की, और दिल्ली से बॉम्बे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लिंक अप निकाल लिया था। एक लड़का वहाँ रहता था, 1 साल की पगड़ी, 1 साल की, 11 महीने के लिए। और 11 महीने हम चारों का ये था कि भाई चाहे कोई काम करे या ना करे, पगार दे, नहीं, रहेंगे चारों साथ में। अच्छा। क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे जब सब इकट्ठे कर लेंगे, तो दाल चावल रोटी सब्जी सबकी चलती रहेगी। और अगर एक भी काम नहीं मिला तो अपने लोगों के 20 हजार चले गए हैं पगड़ी में, 60 हजार बचे हैं। थोड़े से कर लो, 50 हजार रख लो, बाकी पैसे थोड़े से अपनी जेब में रखो, साल भर तो कट जाएगा। एक भी काम नहीं मिला तो। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इन सब में? उसमें वो क्या बोलते हैं कि एक नहीं गुल्लक बना लेते थे कि पैसे जमा करो भैया, पैसे खत्म हो रहे हैं, ये 4 यार मिल जाए, हाँ, वो गाना है ना। तो ऐसे 3, फिर उसमें नवाज भाई, राजीव, मनोज गोयल, अशरफुल हक, मनोहर तेली, मैं, संजय कुमार सोनू, रविजीता गोगई, ये इस तरीके के लगभग 9-10 लोग थे। लेकिन टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं 30 जून 97 में मुंबई पहुंचा, और मेरा एक लास्ट नाटक चल रहा था देवेंद्र राज अंकुर जी के डायरेक्शन में, और उसमें मुझे एक मंजू जी आई थी। तो उन्होंने मुझे अभिनय करते हुए देखा था मंडी हाउस में। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, वो मुझे नंबर दे गई थी कि कभी बेटा आना तो तुम हमें मिलना। मैं गया और उनसे मिला जाके। वो सीरियल बना रही थी स्वराज, एक इंदु भूषण का 4-5 एपिसोड का रोल मुझे मिला, DD1 पे वो आता था। 13 जुलाई 97 को शूटिंग उसकी पुणे के एयरबड़ा जेल के पीछे, अच्छा, दयाल निहलानी जी डायरेक्टर थे। उसमें मेरी शूटिंग शुरू हुई, और टचवुड 2024
के लास्ट में क्रिसमस पे बेबी जोन रिलीज हुई। हाँ। आज तक अब शूटिंग के लिए बाय ग्रेस ऑफ गॉड नहीं कर पाया, तो वो मेरी व्यस्तता हो सकती है या कोई और कारण, लेकिन जितना भी धन्यवाद दूं कि जितनी फिल्में करने का मौका मिला उससे कहीं ज़्यादा फिल्में सुनने और समझने और चुनने का मौका मिला। वाह, बहुत खूब। कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी हम जानते नहीं हैं और आप करने वाले हैं 2025 में? हर प्रोजेक्ट कोई किस बारे में आप जानते हैं? किसी बताइए। को नहीं जानते। नहीं, जो नए प्रोजेक्ट्स लगभग आपके 2-3 वेब सीरीज हैं और अच्छा। 2-3 वेब फिल्म हैं। हाँ, और मजा आता है वेब सीरीज में एक्ट करने में? बहुत मजा आता है। हाँ, हाँ, अच्छा है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिनेमा के लिए सब्जेक्ट उतना पैसा लग के बनता तो शायद ये उतना नहीं, लेकिन ये अब बन के वेब सीरीज के माध्यम से जा रहा है। कंटेंट बहुत अच्छा है, तो बहुत मुझे अच्छा तो अब लगा। वेब सीरीज ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कैरेक्टर को फ्लैश आउट करने में जी। डायरेक्टर के पास ज्यादा वक्त है। मतलब वो 6 एपिसोड्स में वो कैरेक्टर फ्लैश आउट हो जाता है। पिक्चरों में मेरे को लगता है अब ये 2 घंटे में वो मिल भी चुका लड़की से, प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई, अनबन वो भी हो गई। मनोरंजन का आईपीएल है। अब वो नहीं बन रहा मेरे से। वो मनोरंजन का IPL वो आईपीएल है। वो 50 ओवर का गेम है। हाँ। और ये क्या है, ये अपना मतलब जैसे आधा घंटा खेल लिया, फिर उसके बाद आधे घंटे आराम करके हाँ। फिर खेल लो। तो ये इसका अपना मजा है। हाँ। लेकिन मान के चलिए दुनिया में कोई भी क्रिएटिव आदमी है, सबका गोल, सबका मोटिवेशन, सबका मिशन, सबका विजन वो 70 mm है। 70 mm। अच्छा, बिफोर आई कंक्लूड मैंने ये ज़रूर पूछना है कि आपने पॉलिटिक्स भी ट्राई किया जी। था बीच में, जी। छोड़ दिया, क्या हुआ था? मैंने उसका? छोड़ा। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इस पे 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। ज़रूर। माननीय सुरेश खन्ना जी हैं शाहजहांपुर में, जो अभी वित्त मंत्री हैं। 89 की बात है। 89 से 91 में एक साल में 2 बार इलेक्शन हुए थे, अगर आपको भी याद हो। कोalition गवर्नमेंट्स थी उस कुछ वक्त। था हुआ था। हाँ। एक साल में 2 बार इलेक्शन हुए थे। मैं उस समय इंटरमीडिएट, आई थिंक 16-17 साल का, उसी में मैंने पॉलिटिक्स तब ज्वाइन की थी। खूब भाषण देने लगा था प्रॉपर। लेकिन मैं पैरेलल थिएटर भी करता था पढ़ाई के साथ में। या तो क्यों पॉलिटिक्स रोज तो नहीं होती थी, जब चुनाव आए या उसमें। और 89 से लेके 2019 तक मैंने जब 90 पॉलिटिक्स, जब मैं थिएटर की, अब थिएटर ही मेरी आर्ट है, तो मैंने निष्क्रिय भाव से प्रॉपर पॉलिटिक्स पढ़ी, प्रॉपर सीखी, आज भी सीखता रहा और कोई बिल्कुल अपग्रेडेड रहा। लेकिन निष्क्रिय भाव से, सक्रिय भाव से अभिनय रहा। 2019 में मोदी साहब की वजह से मैंने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। क्यों? उन्होंने क्या किया? मोदी साहब की वजह से मैं अभिनेता हूं। अब देखिए कैसे, अगर आप लगातार सक्रिय पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि सरकार कैसे बनाई जाती, कैसे सरकार चलाई जाती, कैसे सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ये तो अनुभव, उसके बारे में तो देश की जनता और वो खुद हर बार पास हो रहे हैं, उसके लिए तो जितनी बधाई दें उतनी कम है। मेरा अगर पॉलिटिक्स में आता तो मेरा जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पहाड़ी, पर्यटन के लिए 4-5 चीज़ों में मेरा बहुत शौक था। उनकी 4-5 लाइनों ने मुझे लगा मुझे पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। एक, युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। पूरे देश, पूरी दुनिया में संदेश एक ऐसा दिया कि भैया लड़ो मत, आओ लड़ते हैं तो मिलके चैलेंज करें कि आप गरीबी से लड़ें, इससे लड़ें, उससे लड़ें। तो ऐसे जब ये सब काम जो मुझे मन लगता है करने में, तो मुझे लगता है वो तो सब मोदी साहब ने कर दिए, मेरी जरूरत क्या है। कर रहे हैं, कर दिया तो पता नहीं, बहुत बड़े लक्ष्य हैं। हाँ, लक्ष्य, लेकिन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं अभिनय में, जो मैंने बचपन से लेके अभिनय, पॉलिटिक्स में सब कुछ चिंतन मनन सब कुछ करके, अगर मुझे
अभी तक मजाक कर रहा था कि पॉलिटिक्स करनी है तो मुझे अभिनय कंप्लीट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी 24 घंटे में 36 घंटे काम है और अभिनय भी 24 घंटे में 36 घंटे काम है। दोनों काम नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक सड़क का काम है, एक पर्दे का काम है। सड़क में फिजिकली जाके आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, पर्दे में जाके आपको मेकअप लगा के जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कला के लिए ही पर बना था। एक वक्त था, एक दौर था कि बहुत सारे कलाकार जो हैं वो पॉलिटिक्स में आते थे या फिर कैंपेन करते थे कम से कम, पर अब कुछ कम हो गया है शायद। जिन्होंने भी किया, जैसे हेमा मालिनी जो है 3 इलेक्शन लड़ चुकी हैं, वो कर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम फुल टाइम अगर नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब लेकिन मुझे ऐसा है कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं लगातार होते हुए। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं ना तो किसी पार्टी में हूँ, मैंने जो पार्टी बनाई तो मैंने कैंपेन किया और 2017 में बना के उसको वहीं पैकअप किया कि अगर मुझे इसको चलाना है, बना तो दी, चलाने के लिए मुझे या तो मुंबई से पैकअप करूँ अपना, तो इसमें रात दिन 12 साल लगाऊं, तो इसमें भी हमें नंबर मिलेंगे क्योंकि हमें आती है पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे कला, वही पहला प्यार कि मुझे अभिनय में ऐसा लगता है कि मैं डूबता हूँ और उसमें मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में जब अपने देश में कुछ चीज़ें अच्छी होती तो बड़ा अच्छा लगता है। G21 में बदल गया, तो मेरे लिए वो एक ना, जो साउथ अफ्रीका की 46 स्टेट हैं, उनके लिए इंडिया का जिंदगी भर के लिए रिश्ता हो गया कि यार हम G21 बने थे इंडिया में। तो वो जिस तरीके की व्यवस्था हम G20 हमने 20 साल से फॉलो किए हैं, लेकिन जो मोदी राज में G20 हुआ, मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया ने जिस तरीके से, ऐसा लग रहा था कि कोई रिसेप्शन चल रहा है अलग सा, बहुत प्राउड फील हुआ। और अब जैसे कुंभ का मेला, हाँ। कुंभ के मेले में अगर मैं होता भी तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी व्यवस्था कर सकता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका काम उसी को साजे, तो मुझे जो काम आता है वो मैं अपना काम करूं, और जो लोग अपना सर्वस्व दे रहे हैं उस काम के लिए, हाँ। तो वो लोग अब वो काम संभालें। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश के लिए जीता हूँ। आप इतनी सातों समंदर में घूमने का दुनिया की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं जिसको देखा ना हो, लेकिन एक भारतीय पासपोर्ट के साथ में अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। दुनिया का प्यार मिला है और जीतने कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय जो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है वही मेरा आनंद है। आपको दुख भी काफ़ी झेलने पड़े। एक बार आपने फिल्म बनाने की कोशिश की, वो चली नहीं, आपके ऊपर लीगल केस भी था और वो हारे भी आप, आपके लिए दिक्कत हुई, पुलिस भी आई है। उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में? कोई चीज़ चल रही है तो उसके लिए जीवन में हमेशा सामना करना और उसको उसके नियमों कानूनों को पूरे तरीके से उनकी आज्ञा का पालन करना और जिंदगी को आगे बढ़ाना। और क्या वो खत्म हो गया वो मामला या अभी भी चल रहा है वो? अभी भी उसके इसलिए उसके बारे में जो चीज़ें फिल्म बनाना चाहेंगे आप? फिल्म बनाना चाहेंगे, डायरेक्टर बनना चाहते हैं आप? मुझे पता नहीं कि आप एक्टर। मैंने नाटक में मैं एक्टिंग करता था, मैं नाटक डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता नहीं। फिर कुछ लोग हैं कि 4-5 फिल्में बनाने के बाद वो निर्देशक बनना चाहते हैं। आपने इतनी फिल्में कोई कभी कुछ नहीं, जीवन भर अगर मैं फिल्में बना भी दूं, डायरेक्ट भी कर दूं, तो भी मैं निर्देशक नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर ही हूँ। मुझे अगर आपने पूरे 10-20-50 साल में आपने 2-4 फिल्में अगर बना दी तो हो सकता है कोई प्रयोग कर लिया हो, उसको मैं निर्देशन नहीं मानता हूँ। वो तो ये मानता है कि कभी कभी आप फुटबॉल खेलते हो, आपने एक दिन क्रिकेट खेल लिया, लेकिन वो आपका पेशा नहीं हो सकता। तो आप तन मन से अभिनेता हैं? अभिनेता थे, अभिनेता हैं, अभिनेता ही रहेंगे। जो भी करेंगे वो अभिनय के लिए करेंगे। अगर कोई डायरेक्शन का भी कुछ कर दिया, जैसे ये भी पीछे किया, तो वो ही नहीं सोचा था। आगे अगर कोई करने की इच्छा होगी तो फिर कर दूंगा, लेकिन अगर वो करने के बाद में अगर फिल्म सुपर हिट हो जाती है
तो भी मैं यही बोलूँगा मैं अभिनेता हूँ, निर्देशक नहीं हुई तो खाली प्रयोग किया वो सफल हो गया, या ये प्रयोग किया असफल हो गया, बस इतना, इससे ज़्यादा लेके दोता नहीं। आपको हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। धन्यवाद तन्वीक, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.